राहुल गांधी एक बयान देते हैं, आरएसएस नहीं चाहता कि युवा छात्र बने, स्टूडेंट बने। राहुल गांधी इज अटैकिंग द वेरी कोर आइडिया ऑफ आरएसएस। आप केवल ये चाहते हैं कि जिन रूढ़ियों को आप विरासत बना देना चाहते हैं, उसी विरासत के बोझ तले जो युवा है इस देश का, वो दब जाए और सवाल आपसे ना पूछो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारे जिलों में जहां से कांवड़ यात्रा गुजरती है, हर जिले में लगभग 7 दिनों तक स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए हैं। आपकी वरीयता कांवड़ यात्रा है, आपकी वरीयता जो है पढ़ाई लिखाई है नहीं। जंतर मंतर के जो प्रोटेस्टर्स थे और ये जो लड़के हैं कांवड़ यात्रा में जिनका हुड़दंग करते हुए वीडियो सामने आ रहा है, इन दोनों में समानता क्या है? समानता है उम्र की। दोनों जेंजी हैं। सरकार को शायद या आरएसएस के आइडियाज को ये वाला जो जेंजी है ये पसंद आ रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत लाचार दिखाई देती है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि वो डंडे खाने को भी मजबूर है? सावन का महीना है, बारिश झमाझम हो रही है, लेकिन संसद में थोड़ी गर्मी बनी हुई है। सत्र चल रहा है और इसी बीच राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष एक बयान देते हैं कि आरएसएस नहीं चाहता कि युवा छात्र बने, स्टूडेंट बने। लेकिन इस पूरे बयान को किसी भी मीडिया में दिखाया नहीं जाता। इस बयान को देने के पीछे की फिलॉसफी क्या रही होगी, क्या उद्देश्य रहा होगा, राहुल गांधी किस ओर इशारा करना चाह रहे थे, ये पूरी बात छुपा दी गई। तो आपको क्या लगता है सर, राहुल गांधी जब ये ऐसा बोल रहे होंगे कि आरएसएस नहीं चाहता कि स्टूडेंट बने युवा, क्या मंशा रही होगी ऐसा बोलने की पीछे? इसके पीछे मंशा समझने से पहले एक चीज जरूर, आपने जो कहा कि मीडिया में दिखाया नहीं गया, जिस दिन राहुल ये बात बोल रहे थे उसी दिन राहुल ने एक्सटेंड करते हुए ये बोला कि 3 तरह के युवा हैं, और एक छात्रा के साथ बातचीत को कोट करते हुए उन्होंने ये बात बोली, इडियट्स, स्टूडेंट्स और अंधभक्त, इन तीनों को डिफाइन किया। अब लोगों ने या ज़्यादातर मीडिया हाउसेज ने, जिसे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, उन्होंने इस चीज़ को लिया और इस चीज़ पे खूब वाद विवाद हुए। नॉर्दर्न न्यूज़ में निवेदिता के साथ हमने भी उस पर चर्चा की थी। ये जो लाइन है कि आरएसएस नहीं चाहता है युवा स्टूडेंट्स बने, ये मुझे लगता है केवल खबरिया लाइन नहीं है। इट्स नॉट ओनली अ न्यूज़, रादर एक पूरा फिलोसफिकल एस्पेक्ट जो है वो राहुल गांधी यहाँ पर मुझे लगता है डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बीते कुछ सालों की राहुल गांधी की अगर आप राजनीति देखें तो केवल इलेक्टोरल नहीं दिख रहा है हेमंत। राहुल गांधी का राजनीति ज़्यादा फिलोसफिकल दिख रही है। वो ज़्यादा चोट कहाँ पहुँचा रहे हैं? वो ज़्यादा चोट पहुँचा रहे हैं आरएसएस को, और इसी कारण से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा जो बैकफुट पे जाती है वो इस कारण से जाती हुई दिखती है। अब नैरेटिव सेटिंग अप की बात करें तो नैरेटिव सेटअप जो है वो राहुल गांधी करते हुए फिलहाल दिख रहे हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट हो, या आरएसएस पर चोट करने वाली बात है, चाहे शिक्षा पे जो वो बात कर रहे हैं वो आरएसएस को और आरएसएस के आइडियाज़ को चोट करने वाली बात है। सो राहुल गांधी इज अटैकिंग द वेरी कोर आइडिया ऑफ आरएसएस, और इसी अटैक के सिलसिले में उन्होंने एक चीज़ और जोड़ी कि आरएसएस नहीं चाहता है कि युवा जो है स्टूडेंट्स बने। अब हमने पॉलिटिक्स पे ही एक शो किया था कि आरएसएस कितने सारे स्कूल्स चलाता है, तो आरएसएस तो भयंकर संख्या में स्कूल्स को चला रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट तो बना रहा है। इसका मतलब राहुल गांधी का ये जो बयान है ये तो गलत है, क्योंकि जो संस्था, जो संगठन खुद स्कूल चला रहा है, जिसके स्कूल में बहुत भारी संख्या में भर्तियां हो रही हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में ये कहना कि वो स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता, ये तो गलत दिखता है, प्राइमा फेशिया दिखता है गलत। लेकिन आइडियोलॉजी का फर्क यहाँ आ जाता है। आइडियोलॉजी का, और दरअसल शिक्षा का मकसद क्या है? मकसद क्या है ना? क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया सिखाया जा रहा है, और दिमाग में क्या भरा जा रहा है। आप ये देखें, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तुलना करें कि जब जिन लोगों ने हमको आज़ादी दिलाई और पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, 51 जो अनुच्छेद है संविधान का, उसकी हम अगर बातचीत करें तो साइंटिफिक टेम्पर की वो बात करता है। भाखड़ा नांगल डैम को आधुनिक भारत का मंदिर बताते हैं पंडित नेहरू। इस तरह की हमारी कवायद थी, इस तरह के हम लेगेसी जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, राफेल आता है और राफेल के नीचे नींबू और मिर्ची जो है वो लगाई जाती है, उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। मतलब जो एक आम धारणा अंधविश्वास का है उसे राजनाथ सिंह प्रमोट करते हुए दिखते हैं। नरेंद्र मोदी क्या बयान देते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी, उसको वो गणेश का जो छवि हम लोग देखते हैं, लंबोदर की जो छवि देखते हैं, उसको साइंस से वो जोड़ देते हैं। वो ऐसा साइंस बताते हैं कि बादलों में रडार छुप जाता है और इस कारण से यहाँ अटैक करना आसान रहेगा। तो जितना स्यूडो साइंस है, जितना झूठ है, उस सबको प्रसारित करते हुए कौन दिख रहे हैं?
टॉप लोग दिख रहे हैं इस देश के सुधांशु प्रधानमंत्री त्रिवेदी भी संसद में बोलते हैं। मैं जब हम बात पेटेंट करा लिया गया है गाय के गोबर को अमेरिका में, हाँ है ना, तो ऐसी बातें की जाती हैं। और ऐसी बातें सुनकर के जो आम जनता है, जो जो कम पढ़ी लिखी है, थोड़ी कम समझदार है, और ऐसी जनता है भी, वो लोग सुबह कच्चा गोबर खाते हुए वीडियोस उनके वायरल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो संसद में भी आजकल गूंजने लगा है। नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑब्वियसली संसद में गूंज रहा है। सुधांशु त्रिवेदी का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया कि जब प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर का हम बात कर रहे हैं तो सुधांशु वहां का स्टैंड करेंगे। सुधांशु को तो वो चीज फॉलो करनी होगी जो उनकी टॉप लीडरशिप फॉलो कर रही है। तो आरएसएस दरअसल जो स्कूल्स चला रहा है और जैसे स्टूडेंट्स बना रहा है उसमें वो कर क्या रहा है, पूरी वो वीडियो है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का हम लिंक डाल भी देंगे। दरअसल जो इस्लामोफोबिया फिलहाल समाज में व्याप्त है, जो इस्लामोफोबिया मेनस्ट्रीम चैनल्स दिखा रहे हैं, वही इस्लामोफोबिक सिलेबस, वही इस्लामोफोबिक आइडियाज आरएसएस के द्वारा संचालित किए जाने वाले बहुत सारे स्कूलों में चलाया जाता है। साध्वी ऋतंभरा स्कूल चला रही है, वो साध्वी ऋतंभरा जिन्होंने समाज में नफरत जबरदस्त तरीके से खोला। अब देखिए आरएसएस का बेसिक आइडिया क्या है कि कोई क्वेश्चन ना पूछे, कोई रैशनल ना हो, कोई सवाल ना उठाए, जो चीजें चली आ रही हैं वो चीजें चलती रहें, परंपरावादी। और राइट और लेफ्ट को अगर हम डिफाइन करें तो यही होता है ना, राइट जो स्टेटस क्यो में बिलीव करते थे, जो ये चाहते थे कि जैसा जो चल रहा है वैसा ही चलता रहे, और लेफ्ट जो कहता था नहीं बदलाव होना चाहिए। बदलाव कब होगा? जब अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस कब बढ़ेगी? जब जानकारियां बढ़ेंगी। जानकारियां बढ़ाने के लिए शिक्षा जो है एक प्रमुख प्लेटफॉर्म था, वही जानकारियां ये लोग नहीं चाहते हैं कि मिले। इसीलिए अब देखें जो स्कूल बंद हुए, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद होते हैं, उसका सिलेबस जिस तरीके से चेंज किया, आप मुगलों के एक बहुत बड़े हिस्से को आप हटा देते हैं, फिर आप पढ़ाएंगे क्या ताजमहल कहाँ से बना, कौन से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने ताजमहल बनाया, क्या पढ़ाएंगे? तो आप तर्कशीलता जो है वो आप सिखाना ही नहीं चाह रहे हैं। मुगलों को जब आपने पेंट किया तो क्रूर, अत्याचारी, निर्दयी शासक के तौर पर पेंट किया, लेकिन अकबर तो सुलहकुल की भी बात कर रहा था, अकबर ने तो दीने इलाही भी चलाया था। तो आप चीजों को एक्सक्लूड करके कुछ नहीं सिखा सकते हैं। आपको चीजें तो दरअसल 100% उसमें डालनी ही पड़ेंगी। 100% चीजें नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि 100% चीजें अगर आप डाल देंगे तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो कहता है कि लोग अपने अपने दिमाग के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि अकबर अगर बहुत क्रूर था, अत्याचारी था, निर्दयी था, तो वो दीने इलाही क्यों चला रहा था? अकबर सुलहकुल की बात क्यों कर रहा था? अगर आप पढ़ाएंगे तब तो लोगों के दिमाग में आएगा ना। आप चाहते ही नहीं लोगों के दिमाग में ये बात आए। आप केवल ये चाहते हैं कि जिन परंपराओं का, जिन रूढ़ियों को आप विरासत बना देना चाहते हैं, उसी विरासत के बोझ तले जो युवा है इस देश का, या जो लोग हैं देश के, वो दब जाएं और सवाल आपसे ना पूछे। तो आरएसएस अपने अपने विद्यालयों में तर्क शक्ति खत्म कर देना चाहता है। वो चाहता है कि बच्चे एक दायरा हो, केवल उसी के अंदर सवाल कर पाएं हमसे, और सवाल क्या कर पाएं, हमारा साथ दे पाएं, ताकि हम हिंदू राष्ट्र बना सकें। खैर, इस हिंदू राष्ट्र, अच्छा मैं वापस से सवाल पे आता हूँ। राहुल गांधी ने जो कहा, स्टेटमेंट दी, क्या आपको ऐसा भी लगता है कि उस स्टेटमेंट के पीछे ये नज़रिया भी हो सकता है कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के कई सारे ज़िलों में जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरती है, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बरेली, हरिद्वार तक, हर ज़िले में लगभग 7 दिनों तक स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए हैं, और कई जगह 10-10 दिनों तक भी बंद कर दिए गए हैं। तो स्कूल बंद किए गए क्योंकि बच्चों को आवाजाही उनकी हो तो उनको परेशानी ना हो। ठीक है, माना जा सकता है ट्रैफिक में थोड़ा जाम लगता भी है और उनको परेशानी भी होती होगी, लेकिन क्या सिर्फ बच्चों को परेशानी हो रही है पढ़ाई लिखाई में? क्या दफ्तर आने जाने वाले लोग हैं, जो दुकानें हैं, उनको परेशानी नहीं होती होगी? तो क्या ऐसा भी अंदाजा लगाया जा सकता है या कहा जा सकता है कि छुट्टियां इसलिए की गई ताकि बच्चे फ्री हो जाएं और टीचर्स फ्री हो जाएं और कांवड़ यात्रा में भीड़ और भारी हो जाए? मतलब हो सकता है, और वरीयता की बात होती है। देखिए कांवड़ यात्रा जब हम लोग एक साथ आते थे जब ऑफिस, उसके बाद तो हम लोगों ने शिफ्ट किया है, ऑफिस में हम लोग का शिफ्ट हुआ, उस वक्त हमने इस चीज के दंश को तो झेला है। बिल्कुल, कि जो 1 घंटा और सवा घंटे की जर्नी थी वो 2.5, 3, साढ़े 3 घंटों में हम लोगों ने पूरा किया है। वरीयता किस सरकार की क्या है इससे तय होती है। भाई मुझे तो ये याद आता है जब हम स्कूल में थे, 2011 में मेरा स्कूलिंग जो है वो खत्म हो गया था, 11 में मैं कॉलेज में आ गया था। तो अगर स्कूल की छुट्टी होती थी, हमारे पेरेंट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, क्यों यार स्कूल की छुट्टी क्यों हो गई, बच्चा स्कूल तो जाए ना, या आए दिन स्कूल की छुट्टी, मतलब होती नहीं थी, ये तो बहुत कम मिलती थी। हम लोग खुश होते थे, पेरेंट्स दुखी हो जाते थे कि यार स्कूल की छुट्टी हो गई, बच्चे के पढ़ाई पे जो है नुकसान पड़ेगा, बच्चे के पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आएगी। आज की तारीख में क्या हो रहा है, कांवड़ यात्रा होगी, स्कूल बंद, रामनवमी का जुलूस निकलेगा, स्कूल बंद। तो स्कूल बंद कर देना, कोई पॉलिटिकल रैली होगी है बंद, उसके लिए स्कूल बंद, बस भर भर के बच्चे लाए जाते हैं
और बसेस की जिम्मेदारी, स्कूलों की जिम्मेदारी, कॉलेजेस की जिम्मेदारी लग जाती है कि नेताओं की रैलियों में आप सीट भरें। तो आपकी वरीयता दरअसल क्या है? आपकी वरीयता कांवड़ यात्रा है, आपकी वरीयता जो है पढ़ाई लिखाई है नहीं। इसलिए आप स्कूलों पे ध्यान नहीं दे रहे, स्कूल बंद करो। और आप जो पहलू बोल रहे हैं, ये पहलू भी बिल्कुल हो सकता है कि सब फ्री हो जाए तो सब कांवड़ यात्रा में जाए, लेकिन हाँ, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कांवड़ यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे इसके लिए हमको स्कूल बंद करने पड़े, चाहे इसके लिए हमको कॉलेज बंद, पूरा पुलिस फोर्स लगाना पड़े, आला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर में बिठा के फूल की फूल बौछार करनी बरसाए पड़े, जाए, हाँ। कुछ भी हो। लेकिन सर, एक तरफ जहां कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है इस सीजन की, और जो वायरल वीडियोज आ रही हैं जो हम देख रहे हैं तोड़ फोड़ की, और अभी अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस कर्मी को इतना पीटा गया कि वो एक गन्ने के खेत में अंदर घुसा, उसने अपनी जैसे तैसे जान बचाई। तो ये जो हुड़दंग एक तरीके का हम देखते हैं कहीं कहीं, सीएम योगी कहते हैं कि अनुशासन सीखना है तो हिंदुओं से सीखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हुआ वो उसमें गालियां दी गई, अश्लील हरकतें की गई। तो इसको आप कैसे देखते, इसको कैसे देखना चाहिए कि इसको कि अनुशासन कौन से विद्यालयों में आरएसएस ने अनुशासन इस तरीके का सिखाया है, या फिर ये वो लोग हैं जो विद्यालयों तक पहुंच ही नहीं पाए? ये वो बहुजन समाज है, वो SC ST OBC वर्ग है जिसको ठेका दे दिया गया है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाइए और हमारे बच्चे जो है वो विदेशों में पढ़ेंगे। इसको लीडर ऑपोजिशन का जो स्टेटमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही मुझे लगता है कि देखना चाहिए। स्टूडेंट नहीं बनने देना चाहते, ये यही चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ना बने, है ना, ये स्टेटमेंट दिया है। कांवड़ यात्रा के जो दृश्य है उसमें तमाम उम्र के लोग हैं, और एक विजुअल में देख रहा था, एक वीडियो में देख रहा था जिसमें एक बहुत बुजुर्ग सा कांवड़ यात्री है। वो कांवड़ यात्री बताता है कि किस तरीके के गंदे और अश्लील नारे पार्वती को लेकर और शंकर को लेकर यही कांवड़ यात्री बोल रहे हैं, जिससे वो व्यथित है, जिससे वो दुखी है। ऐसा नहीं है कि कांवड़ यात्रा में जाने वाला हर व्यक्ति हुड़दंगी है, और ऐसा भी नहीं है कि कांवड़ यात्रा में जाने वाला हर व्यक्ति आस्थावान है। लेकिन आस्थावान अगर कोई है, और कांवड़ यात्रा मिथोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंस है उसकी, और इस देश में चलता आ रहा है, तो जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग वहां पर जाएं, ये इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्रशासन वहां पर आप मुस्तैद कर दे स्कूलों को बंद करके, इस बात में दिक्कत है। और दिक्कत एक विजुअल में है हेमंत, जो विजुअल हमें दिखा, और जो आपने सवाल पूछा मैं उसी से हूं, आप ऐसा ना सोचे कि डिरेल हो गया हूं, ठीक है। वो जो विजुअल दिख रहा है जिसमें छोटी उम्र के लड़के हुड़दंग कर रहे हैं, गंदे नारे लगा रहे हैं, गंदे मतलब धार्मिक नारों के आलोक में पता नहीं क्या कर रहे हैं, और जो वहां पर जो नशा का सेवन होता है उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं। जंतर मंतर के जो प्रोटेस्टर्स थे और ये जो लड़के हैं कांवड़ यात्रा में जिनका हुड़दंग करते हुए वीडियो सामने आ रहा है, इन दोनों में समानता क्या है? समानता है उम्र की। दोनों जंजी हैं। जंतर मंतर के वो कुछ प्रोटेस्टर्स भी जंजी थे और ये कांवड़ यात्री भी जंजी थे। ये स्टूडेंट्स थे, शायद ये भी स्टूडेंट्स होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। अब पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स होना, इसको अलग अलग करके आप समझिए। तो सरकार को शायद, या आरएसएस के आइडियाज को, ये वाला जो जंजी है ये पसंद आ रहा है। जो जंजी कांवड़ यात्रा में जा रहा है, जो जंजी हुड़दंग कर रहा है, जो अश्लील नारे लगा रहा है, वो आरएसएस के आइडिया को पसंद है। और वो जंजी गलत हो सकता है, मैं उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि हमने तो रिपोर्ट दिखा दी, लोगों को पता है हम क्या कहना चाहेंगे और क्या नहीं कहना चाहेंगे। जो जंजी अपने अधिकारों को समझ रहा है और अपने अधिकारों को समझते हुए अपने आप को इतना एम्पावर फील कर रहा है कि वो देश के एक मंत्री का इस्तीफा मांग सकता है, वो कह सकता है कि मोदी जी आप गलत कर रहे हैं। जिस जेंजी में इतना एम्पावरमेंट है, वो जेंजी उनको पसंद नहीं है। तो दो जेंजीज हैं, एक लिटरेट है, एक एजुकेटेड है, आप ऐसा कह सकते हैं। एक स्टूडेंट है और एक शायद आप जो श्रेणी राहुल गांधी ने बताई है इडियट्स या अंधभक्त वाली, मैं किसी को इडियट नहीं कह रहा हूं, ये सब लोग विक्टिम भी है। विक्टिम उस पूरी व्यवस्था के हैं जिस पूरी व्यवस्था ने इनको स्कूलों तक जाने ही नहीं दिया। और आपने जो एक और क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी स्पेसिफिक, कि क्या इन कम्युनिटीज के कंधे पर ही ये बोझ डाल दिया गया, तो बहुत सारे पॉलिटिकल सोशल कमेंटेटर्स से जब बात होती है, बाबरी विध्वंस जब हुआ था, कार सेवा में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं गया था, सवर्ण लोग बहुत भारी संख्या में वहां गए हों वो नहीं, ये नेतृत्व कर रहे थे। और इन्होंने ईंटें पकड़ाई थी जो तथाकथित सो कॉल्ड पिछड़ी जातियां हैं उन लोगों को। ये लोग ईंटें पकड़ते हैं, ये लोग ईंटें फेंकते हैं, ये लोग फंसते हैं, ये लोग जेलों में सड़ते हैं। और जब राम मंदिर बनता है तो उन्हीं कार सेवा करने वाले लोगों को कहीं जगह नहीं मिलती है। ये भी मैं आपको बता दूं, अयोध्या में गया था, मैंने रिपोर्ट की है। तो दरअसल इनका काम, जो इनका एजेंडा है उसको पूरा करना हो सकता है। एग्जीक्यूटिव्स ये हैं, बेनिफिशियरी ये नहीं है। और ये इनको समझ में नहीं आ रही है। ये समझ में कब आएगी? जब ये बाबा साहेब के संघर्ष को पढ़ेंगे,
जब ये ज्योतिबा फूले की जो योगदान था उसको पढ़ेंगे, जब ये पूरे सामाजिक विकास को पढ़ेंगे, जब ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से समाज के एक वर्ग के गले में हांडी और पीठ में झाड़ू ये लटका दिया जाता था, ये सब जब पढ़ेंगे तो इनके मन में एक चोट पहुंचेगा ना, एक सवाल उठेगा ना, ऐसा क्यों होता था, और हर क्यों के बाद एक नया क्यों पैदा होगा और इस क्यों का जवाब देते देते साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगी। लेकिन ये जो पूरी आइडिया है, ये अति प्रश्न, गार्गी और उसका एक विमर्श है जिसमें कहते हैं कि ये अति प्रश्न है, ये मत पूछो वरना तुम्हारा सिर फट जाएगा। तो ये अति प्रश्न वाले लोग हैं जो चाहते हैं प्रश्न ना हो। निशिकांत दुबे जैसे आदमी तो बड़ा स्पष्ट कह चुके हैं, उसके बाद इस बात पे बहुत ज्यादा बहस की जरूरत नहीं बचती कि नरेंद्र मोदी सवालों से परे है। सवालों से परे अगर कोई हो गया इसका मतलब वो मनुष्य नहीं है, और मनुष्य के अलावा कुछ और है, वो तो अलग आइडिया ही है, उसमें कई लोग बिलीव करेंगे कई लोग नहीं करेंगे। जब बिहार में मंदिर ही बन रहा है सर, बिहार में मोदी जी का अच्छा, जैसे जगहों पे बना, जैसे आपने अभी उदाहरण भी दिया कि ऐसे लोग जिनके गले में मटका टांग दिया जाता था, जिससे कि अगर वो थूकें कहीं तो सड़क पे ना गिरे, वो थूक उनके मटके में जाए, पीछे उनके झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि वो चलें तो उनके पद चिन्ह जो कदमों के निशान हैं वो उस झाड़ू से मिटते चले जाएं। तो आज वो झाड़ू और मटका दरअसल दिखाई तो नहीं देता है उनके गले में और पीठ पे, लेकिन हो सकता है वो कावड़ के रूप में आपको दिखाई देता हो। बहरहाल मैं एक सवाल और आपसे ये लेना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत लाचार दिखाई देती है, अब मुझे तो नहीं लगता कि उनका खुद का मन करता होगा कि जो कावड़ यात्री हैं वो हमको 2 डंडे मार के चले जाएं और हम तैयार हैं 2 डंडे से पिट भी लेंगे और वो निकल जाएं। तो क्या जो प्रशासन है वो इतना लाचार है, और उसकी वजह क्या, जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरा जो कावड़ यात्रा के दौरान हो जाता है उत्तर प्रदेश का, और उसकी वजह से तमाम सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं, आम जो आवाजाही होती है उसको परेशानी होती है। जैसे हमें ही ऑफिस में पहुंचते वक्त 3.5 घंटे लग जाते थे जहां 1.5 घंटा लगना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन भी इसमें हमारी मदद करने के बजाय कावड़ियों की मदद कर रहा है, वो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन डंडे भी खा रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि वो डंडे खाने को भी मजबूर है? जो कांवड़ियों का ये तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ, मतलब पर कोशिश लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिशमेंट की है। इसका मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की डेफिनेशन जो है वो बदल दी गई है। बुलडोजर जब लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक बन जाता है, जस्टिस का प्रतीक जब एनकाउंटर्स बन जाते हैं, तब यही लॉ एंड ऑर्डर है। अगर ये हम नहीं समझ पा रहे तो हमारी गड़बड़ी है। दूसरी बात यह है कि जो कांवड़ियों के हुड़दंग के प्रथम शिकार हैं, क्या वो आला अफसर हैं? क्या वो आला अधिकारी हैं? क्या सड़कों पर लॉ एंड ऑर्डर, सो कॉल्ड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो लोग लगाए जाते हैं वो आला अधिकारी होते हैं क्या? वो दरअसल वही हैं जिनके बच्चे भी कांवड़ यात्रा में कहीं ना कहीं होंगे शायद, या फिर इसको ये कहिए कि जिनके बच्चों को प्रॉपर शिक्षा मुहैया नहीं हो पा रही है, उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिनके बच्चों से ये अधिकार छीन लिया गया है कि वो रैशनल हो सके, जिनके बच्चों से ये अधिकार छीन लिया गया है कि संवैधानिक अधिकारों की वो बात कर पाए, वही लोग सड़कों पर हैं। उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, और वही लोग बेचारे इसका जो है वो पीड़ित भी हो रहे हैं, इसके विक्टिम भी हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन, देखिए देश में ना एक तो वो नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस देश को नहीं चलाती है। देश में डेमोक्रेसी है, लोगों के द्वारा जो चुने जाते हैं लोग उनका शासन होगा, उनके डायरेक्शंस पे ब्यूरोक्रेसी काम करेगी। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी को तो आदेशों का पालन करना है। हमारा नेतृत्व जैसा होगा, जैसे लोग हम चुनकर भेजेंगे, उनका आइडिया जो भी होगा, उनका आइडिया कहाँ से आएगा? उनके पुरखों के आइडिया से। और जो आइडिया किसका है? आरएसएस का। और आरएसएस के आइडिया में साधारण सी बात है, आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो सवाल नहीं पूछा जाएगा, हुड़दंग किया जाएगा, इसके बारे में भी सवाल नहीं होगा। तो वो आइडिया से प्रेरित हमारी पूरी नेतृत्व अभी हमको दिखती है, इसीलिए सवाल कम है, हुड़दंग ज़्यादा है, हुड़दंग का स्वागत ज़्यादा है। बिल्किस बानो के बलात्कारी बाहर आते हैं तब माल्यार्पण किया जाता है, फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। तो पुलिस क्या कर सकती है? ब्यूरोक्रेसी की चलती नहीं है। तो सवाल नहीं किया जाएगा, यानी सवाल ये भी नहीं किया जाएगा कि नमाज़ पढ़ने के लिए ईद के दिन जब मुसलमान सड़कों पर आते हैं तो पूरी व्यवस्था ख़राब हो जाती है, लेकिन वही किसी और धर्म या समुदाय के लोग सड़कों पर इस तरीके का हुड़दंग करते हैं तो किसी भी तरह की अव्यवस्था दिखाई नहीं देती प्रशासन को। खैर, तो नेता प्रतिपक्ष ने जो बयान दिया, जो स्टेटमेंट दिया, उस पर हमारे विचार क्या हो सकते थे जो हमने बताए, सर ने वो अच्छे से डिस्कस किया, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। बाकी कांवड़ यात्रा में जो वर्ग सड़कों पर निकला हुआ है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वो अपने पूरे लक्ष्य प्राप्ति के साथ निकला हुआ है, उसकी शक्ति भी अपार है, और देखना होगा कि वो सड़क दुर्घटनाओं में मौत के घाट उतरने के बाद भी हिंदू राष्ट्र बना पाता है या क्या होता है वो। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ कि कांवड़ यात्रा में केवल हिंदू राष्ट्र वाले घटिया नारे के साथ ही लोग नहीं हैं। कांवड़ यात्रा में बहुत सारे आस्थावान लोग भी हैं,
और मेरा यकीन है कि आस्थावान लोग इस तरह की अव्यवस्थाओं को जब देखते होंगे तो उनके दिलों को भी चोट पहुंचता है। मैं तो ये कहता हूं कि कांवड़ यात्रा जो लोग जा रहे हैं, सरकार अगर कांवड़ यात्रा से ही बहुत अभिभूत है तो सरकार कांवड़ यात्रा के बारे में भी पढ़ा दें। आप कांवड़ यात्रा करते हैं शिव के लिए, शिव के बारे में पढ़ा दें और शिव के बारे में छोड़ दीजिए पढ़ाना। केवल शिव का जो एक शिव दरबार का चित्र आता है, आप केवल शिव दरबार के उस चित्र को पढ़ा दीजिए कि नाग और मोर एक ही चित्र में दिखते हैं, बाघ और बैल एक ही चित्र में दिख रहे हैं। तो जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात होती है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शिव दरबार के उस चित्र में दिखता है। आप शिक्षा देंगे तो दीजिए ना, कांवड़ यात्रा से रिलेटेड शिक्षा ही देनी है, लेकिन आपको शिक्षा नहीं देनी, आपको हुड़दंग करवाना है क्योंकि आप हुड़दंग चाहते हैं। और हम शिव की जो एक तस्वीर देखते हैं दुकानों में, अपने घरों में, तो हम उनको एक योग की मुद्रा में देखते हैं। तो उस योग की मुद्रा को ही अगर इन कांवड़ यात्रियों को या अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को, हर व्यक्ति, हर माँ बाप और हर टीचर या सरकार भी बताने लग जाए कि ये योग मुद्रा है क्या, इससे क्या लाभ है, जीवन में क्या प्राप्त किया जा सकता है, क्या हासिल किया जा सकता है, तो भी बेहतर हो। बहरहाल ये हमारी चर्चा थी इस बार। कोई अगर फिर भी प्रश्न आपका छूट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट का जवाब दे दें। और ये चर्चा आपको कैसी लगी ये भी बता दीजिए। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।